नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन लेवल सीरीज की पीवाईक्यू सीरीज का जो है आज हम 29th जो पार्ट है वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है 28 पार्ट आ चुके हैं, तो आई होप आपने वो पार्ट्स भी देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो पहले उन पार्ट्स को देख लीजिएगा। काफ़ी सारा जो स्टैटिक और करंट से रिलेटेड डाटा है उसके अंदर बता दिया गया है। पूरी प्लेलिस्ट जो है बना दी गई है, आपको इस पूरी प्लेलिस्ट को जो है अंत तक जरूर देखना है। अगर आप जो है अपना सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम है आरआरबी एमपीटी एनटीपीसी 1 का जो सीबीटी 1 है, अगर उसको क्लियर करना चाहते हैं तो आपको जीके जीएस पर पकड़ मजबूत करनी है, या फिर 33 से 35 क्वेश्चन जो है आपको करेक्ट ठीक करने हैं। तो आपको 3 जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने पड़ेंगे। सबसे पहले जो है आपको पीवाईक्यू सीरीज देखनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको स्टैटिक जीके देखनी पड़ेगी, और उसके बाद जो है आपको करंट अफेयर देखना पड़ेगा। ये तीनों चीज़ें जो है आपको करनी बेहद ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको अपने मार्क्स इंक्रीज करने हैं तो आपको जीके जीएस के अंदर मार्क्स अच्छे लेने हैं, तो आपको इन तीनों टॉपिक्स को जो है अच्छे से करना होगा। और इन तीनों टॉपिक्स को जो है हम करवा रहे हैं। माफ़ी चाहता हूँ, इस शनिवार को जो है हमारी वीडियो नहीं आ पाई है। मैंने कहा था आपको सैटरडे और संडे 2 दिन जो है स्टैटिक जीके और संडे जो है 2 दिन आपकी क्लास लगेगी स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर की। इस वीक मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, इसीलिए जो है सैटरडे की क्लास नहीं कर पाए हैं, लेकिन जो है संडे की क्लास आपकी ज़रूर होगी। कल जो है संडे को 4 PM पर जो है शाम को आपकी वीडियो आ जाएगी। और किस टॉपिक पर वीडियो आने वाली है, ऑस्कर अवार्ड जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड। तो ऑस्कर अवार्ड से जितने भी रिलेटेड, अभी आप सभी जानते हैं कि ये 2 मार्च को जो है आपके जो ऑस्कर अवार्ड है वो घोषित कर दिए गए। 2 मार्च 2025 को जो है ये अवार्ड घोषित कर दिए गए थे। तो अब जो है ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड जितने भी फैक्चुअल जो इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स हो सकते हैं, हिस्ट्री से लेके 2025 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो हम कल की वीडियो में जो है डिस्कस कर लेंगे। तो कल वाला जो है ऑस्कर अवार्ड का वीडियो का देखना ना भूलिएगा। और ये सारी वीडियो जो है आरआरबी वाले बच्चे तो देखेंगे, साथ में जो है जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम है आप सभी जानते हैं मई जून से जो है आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, जून जुलाई से हो जाएंगे। जून जुलाई से जो है एसएससी के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो एसएससी के लिए भी जो है जीके जीएस पोर्शन के लिए ये सारा जो है आपको देखना बेहद ज़रूरी है, अगर आप एसएससी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो कोई भी अगर आपका डाउट है, अगर इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है या सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये सारी जो पीडीएफ है आपको हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। ठीक है, और कल का जो वीडियो आएगा ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड वो आप बिल्कुल भी देखना ना भूलिएगा। शनिवार आज जो है वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया, सार्वजनिक क्षेत्र की पीएसई का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। वर्तमान की जो सरकार है ऐसा ही कुछ कर रही है, गवर्नमेंट के जो हिस्से हैं उनके कुछ हिस्सों को बेचकर जो है उद्योगों के निजीकरण की प्रक्रिया जो है उसको बना रही है। इसी प्रोसेस को जो है क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो क्या कहा जाता है, विनिवेश जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि गवर्नमेंट क्षेत्र की पीएसई का जो कुछ हिस्सा है उसको जो है प्राइवेट सेक्टर को जो है बेच दिया जाता है। यहाँ पे लिखा भी गया है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के निजीकरण की प्रक्रिया को जो है ये विनिवेश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत से अलग होता है। तो पाक जल डमरू मध्य यानी कि पाक खाड़ी से जो है, पाक स्ट्रेट से, इंग्लिश में पाल्क लिखेंगे इसको, पाल्क स्ट्रेट। ठीक है, STRAIT। तो पाक स्ट्रेट से जो है ये श्रीलंका अलग होता है। ठीक है, श्रीलंका। ठीक है, पाक स्टेट से ऐसे मत सोच लेना कि भाई पाकिस्तान अलग होता है भारत से। ठीक है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है ये सीमा, ये जो है पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, तो ये भी आप जो है याद रखेंगे। ठीक है, श्रीलंका और भारत के बीच में है ये पाक जल डमरू मध्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है
निम्नलिखित में से क्या नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? तो नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का जो प्रमुख खतरा होता है वो पूछा गया है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। भंडारण और प्रकीर्णन जो है ये दोनों ही नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा होता है। ठीक है, भंडारण और प्रकीर्णन में, भंडारण में आप सभी जानते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा जो है कितनी खतरनाक ऊर्जा होती है, तो ये जो है एक खतरनाक भंडारण और प्रकीर्णन में जो है नाभिकीय ऊर्जा बेहद खतरनाक जो है ये रहती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और भारत का जो है परमाणु जनक किसे माना जाता है? आप सभी जानते हैं होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा को, ये भाभा को क्या माना जाता है? भारत का परमाणु का जनक माना जाता है। और भारत का परमाणु जो है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? प्रथम परमाणु रिएक्टर, तो प्रथम परमाणु रिएक्टर की बात करूं तो कौन सा था? ये था अप्सरा। ठीक है, अप्सरा था जिसका जो निर्माण किया गया था वो 1956 में किया गया था। ठीक है, ये जानकारी भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो बुकर पुरस्कार जीतने वाली जो पहली भारतीय थी वो कौन थी? तो वो अरुंधति रॉय थी। ठीक है, अरुंधति रॉय को जो है पहली भारतीय महिला थी जिनको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और जो है ये अरुंधति रॉय को कब ये पुरस्कार मिला था बुकर पुरस्कार? तो ये 1997 में जो है इनको ये पुरस्कार मिला था। और किसके लिए मिला था? तो इनको मिला था, इनका जो उपन्यास था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, स्मॉल थिंग्स ये इनका उपन्यास था, इसके लिए जो है ये बुकर पुरस्कार इनको मिला था। रही बात बुकर पुरस्कार की, तो बुकर पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? बुकर पुरस्कार की शुरुआत यहाँ पे लिख देता हूँ। दो पुरस्कार होते हैं ये, एक तो बुकर पुरस्कार होता है और एक इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार होता है। ठीक है, तो बुकर पुरस्कार की बात करूँ तो ये 1969 में आया था। और इंटरनेशनल पुरस्कार की शुरुआत करूँ तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की मैं बात करूं तो ये कब शुरू हुआ था? तो ये 2005 में शुरू हुआ था। ठीक है, ये दोनों ही अवार्ड्स की जो डेट्स हैं ये आप याद रखेंगे। 1969 में बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और 2005 में इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। बुकर पुरस्कार सर्वप्रथम जो है किस भारतीय महिला को मिला था? तो अरुंधति रॉय को मिला था। कब मिला था? 1997 में मिला था। ठीक है, ये चीज़ें जो है आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है सर विलियम्स जोन्स ने कब एशियाटिक सोसाइटी की जो है स्थापना की थी? ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, तो ये 1784 में की थी। ठीक है, 1784 में की थी। कहाँ है 1784? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। 1784 में की थी। कहाँ पर की थी? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता के विलियम्स जोन्स ने की थी ना। ठीक है, विलियम्स जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की जो है स्थापना की थी, ये कोलकाता में थी। कोलकाता में जो है इन्होंने स्थापना की थी। ये जानकारी भी जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया निम्नलिखित में से किस में जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? तो किस में जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? इन चारों ऑप्शनों में से जो है पूछा गया है किस में जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है। तो किस में हो जाएगा? तो ये जीन क्रांति हो जाएगी। ठीक है, जीन क्रांति के अंदर जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है परिभाषित करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है कौन सा, जो निम्नलिखित कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करता है? तो कौन सा करता है देख लेते हैं। यह एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग सोर्स प्रोग्राम निर्देशों को सेट प्रोग्राम्स में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, यह उन प्रोग्राम्स का एक सेट है जिसका उपयोग हाई लेवल लैंग्वेज को लो लैंग्वेज में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। ठीक है, यह उन प्रोग्राम्स का एक सेट है जो कंप्यूटर के काम करने के तरीके को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम्स को चलाता है। ठीक है भाई, कंप्यूटर पर काम करने का वास्तविक तरीका है, ये भी गलत है। तो बी और जो है
ऑप्शन नंबर बी और डी तो बिल्कुल जो है इनकरेक्ट हो गए, ये तो नहीं हो सकते। अब बच गया ऑप्शन ए और सी। तो रही बात यह ए की, तो यह एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग सोर्स प्रोग्राम निर्देशों को जो है सेट प्रोग्राम्स में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो ये भी नहीं होता। तो ये क्या होता है भाई, यह उन प्रोग्राम्स का एक सेट है जो कंप्यूटर के काम करने के तरीके को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम्स को जो है चलाता है। यही ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनाया गया था जो गुजराती शैली से प्रभावित था? तो क्या था भाई, ये जलियांवाला बाग था, गेटवे ऑफ इंडिया था, इंडिया गेट था, या फिर सूर्य मंदिर था? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का जो है निर्माण किया गया था जो किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी जब भारत आई थी तब जो है गेटवे ऑफ इंडिया का जो है निर्माण किया गया था, और ये गुजराती शैली में बनाया गया था। ये भी आप याद रखेंगे, गुजराती शैली। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। और आप क्या याद रख सकते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है डिज़ाइन किसने किया था? कहाँ गया गेटवे ऑफ इंडिया? इसका जो डिज़ाइन है इसका निर्माण किसने किया था? डिज़ाइन का निर्माण, ठीक है, ये जो डिज़ाइन का निर्माण था ये कौन थे? तो ये थे जॉर्ज विटेट। जॉर्ज विटेट, ठीक है, जॉर्ज विटेट के द्वारा जो है गेटवे ऑफ इंडिया का जो है डिज़ाइन तैयार किया गया था। और ये कहाँ पर अवस्थित है? मुंबई में ये अवस्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, मुंबई के अंदर जो है ये गेटवे ऑफ इंडिया अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद जो है सूर्य मंदिर, ये कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा के पुरी में स्थित है। ठीक है, और आप क्या कह सकते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इंडिया गेट आप बताना कहाँ पर अवस्थित है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो ये किण्वन कहा जाता है भाई। ठीक है, शर्करा को जो अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है वो किण्वन की प्रक्रिया से जो है परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, किण्वन की प्रक्रिया से शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में, 2019 के नववर्ष दिवस के अवसर पर किस संगठन ने अपने आउटरीच कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर संवाद विद स्टूडेंट्स की शुरुआत की थी? तो ये कौन सा संगठन था जिसने 2019 के अवसर पर जो है आउटरीच कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर जो है संवाद विद स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स के साथ जो है संवाद करना, बातचीत करना की जो है शुरुआत ये किस संगठन ने की थी? ये की थी इसरो ने। ठीक है, इसरो के द्वारा जो है ये शुरुआत की गई थी। 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आप जान लीजिएगा इसरो की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। तो इसरो की फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। हाँ ठीक है, 1969 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है बेंगलोर, कर्नाटक बेंगलोर में हो जाएगा, और इसरो की जो हेडक्वार्टर है ये दिल्ली के अंदर हो जाएगा। उसके बाद बार्क की स्थापना की बात करूँ तो बार्क का जो है स्थापना हुई थी 1954 के अंदर। ठीक है, किसने की थी? तो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। डॉक्टर होमी जहांगीर, ठीक है, होमी जहांगीर, ठीक है, होमी जहांगीर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसरो की बात करूँ तो इसरो का जनक किसको माना जाता है? विक्रम साराभाई को। विक्रम साराभाई को इसरो का जनक भी माना जाता है। इसरो का जनक, और साथ में क्या माना जाता है? भारत का अंतरिक्ष का जनक, भारत का अंतरिक्ष जनक। ठीक है, ये दोनों आप याद रखेंगे, अंतरिक्ष जनक। तो ये दोनों कौन है? विक्रम साराभाई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, इन एक्सेल व्हाट शॉर्टकट की इज यूज्ड टू फिल द सेलेक्टेड सेल विद एक्टिव सेल टू द राइट? तो ये एक्सेल के अंदर जो है किस शॉर्टकट की का यूज करके जो है सेलेक्टेड सेल विद एक्टिव सेल टू द राइट किया जाता है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल
प्लस आर से जो है कंट्रोल प्लस आर शॉर्टकट की से जो है फिल द सेलेक्ट सेल विद एक्टिव सेल टू द राइट किया जा सकता है। ठीक है, कि कंप्यूटर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था। ये शॉर्टकट की जितनी भी होती है ना कंप्यूटर की, ये जरूर देख लेना। आरआरबी जो है ये बड़े क्वेश्चन पूछता है रेलवे के अंदर, जो है ये कंप्यूटर से रिलेटेड शॉर्टकट की के जो है क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसमें क्या कहा गया, नादिर शाह ने भारत पर कब हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। सबसे पहले आपको याद रखना है करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध किसके बीच में हुआ था, मोहम्मद शाह के बीच में हुआ था, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, मोहम्मद शाह और किसके बीच में हुआ था करनाल का युद्ध, तो ये हुआ था नादिर शाह के बीच में। ठीक है, नादिर शाह, नादिर शाह के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 1739 में हुआ था। ठीक है, जीता कौन था, तो नादिर शाह जीता था। और ये साथ में जो है ईरान जब गया था अपने साथ क्या लेकर गया था, एक तो मयूर सिंहासन ले गया था, मयूर सिंहासन, और दूसरा क्या ले गया था, दूसरा ले गया था कोहिनूर का हीरा। ठीक है, कोहिनूर का हीरा ले गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो भारत पर कब हमला किया था, 1739 के अंदर जो है इसने हमला किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया बहरूपी गांधी किसने लिखी है, तो पुस्तक का नाम है ये बहरूपी गांधी। तो बहरूपी गांधी जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये अनु बंद्योपाध्याय के द्वारा जो है बहरूपी गांधी पुस्तक लिखी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है। दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। पहला तो आप याद रखेंगे मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह सबसे पहले आप याद रखेंगे कहाँ पर हुआ था, तो भारत के केरल के अंदर जो है ये मोपला विद्रोह हुआ था। कब हुआ था, 1921 में जो है ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था, 1921 के अंदर जो है ये केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूँ तो कौन सी वनस्पतियों में प्रच्छन्न प्रजनन अंग होते हैं, तो जो ये वनस्पति होती है, वनस्पतियां होती हैं हमारी, इनके अंदर प्रजनन अंग जो है किसके अंदर होते हैं, कलमा के अंदर, देवदार के अंदर, पाइनस के अंदर, या फिर जल तिप्तिया के अंदर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल तिप्तिया के अंदर जो है वनस्पतियों में प्रच्छन्न प्रजनन जो है अंग है वो होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है अजंता की गुफाएं। सबसे पहले आप याद रखेंगे महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ये अवस्थित है। और एक और चीज आप याद रखेंगे 1983। 1983 क्यों याद रखना है, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र की विश्व धरोहर की सूची है, संयुक्त राष्ट्र की विश्व धरोहर की सूची, विश्व धरोहर स्थलों की सूची शामिल। ठीक है, तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जो है 1983 में इसको स्थापित किया गया था अजंता की गुफाओं को। ठीक है, महाराष्ट्र में ये अवस्थित है। रही बात संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क के अंदर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 70 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है। पुराना नहीं, ये प्रथम है भाई, प्रथम और जो पुराना है वो एक ही बात है। कब हुई थी इसकी, 1900 अप्सरा की हुई थी 1956 के अंदर। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा के द्वारा जो है प्रथम नाभिकीय अनुसंधान की स्थापना की गई थी। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर ये की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग वन के अनुसार इलाहाबाद हल्दिया मार्ग की लंबाई कितनी है। तो लंबाई पूछी गई है भाई इलाहाबाद और हल्दिया मार्ग की, जो कि जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग वन है, यानी कि नेशनल वाटर हाईवे है ये वन। इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, तो इसकी कुल लंबाई हो जाएगी 1620 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है, कंप्यूटर इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप क्या है। तो W3C का पूर्ण रूप हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, W3C की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम जो है इसकी
फुल फॉर्म हो जाएगी। कंसोर्टियम आपको याद रखना, वर्ल्ड वाइड वेब तो सबको याद रहता है, ठीक है। कंसोर्टियम जो है आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो 20 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है? तो जैविक अध्ययन, जो पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है भाई इथोलॉजी। ठीक है, पशु व्यवहार के अध्ययन को, मतलब पशु कैसा व्यवहार करता है, पशु का जो जैसे इंसान व्यवहार करता है यार, बोलता है, बातचीत करता है, ऐसे ही पशु का भी एक व्यवहार होता है। तो उस पशु के जो व्यवहार का जो अध्ययन करता है उसको क्या कहा जाता है? उसको इथोलॉजी जो है उसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इटोलॉजी की। इटोलॉजी क्या होता है? इसमें इटोलॉजी में जो है रोग, स्थिति या लक्षणों के समूह के कारण की जो उत्पत्ति होती है उसका अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी की बात करूँ तो ये एंटोमोलॉजी जो है कीड़ों का अध्ययन होता है, यानी कि कीट विज्ञान बोलते हैं इसको, कीट विज्ञान। ठीक है, कीट विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी जो है कीट विज्ञान के अध्ययन को बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 में बोला गया है एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मोमीटर का आविष्कार किसने किया था? सीधी सी बात है भाई, मरकरी थर्मामीटर का जो आविष्कार था ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था भाई डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट के द्वारा जो है मरकरी थर्मामीटर का जो है आविष्कार किया गया था। बिल्कुल फैक्चुअल है, स्टैटिक है, ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा। भले ही बहुत सारे बताते हैं ट्रिक से याद करने की, मेरा आपको यही पर्सनल सजेशन है, जो चीज़ सिंपल तरीके से, आसानी तरीके से याद हो ना, सिंपल ऐसा ही तरीका याद रखिएगा कि मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट के द्वारा जो है किया था। ठीक है, ऐसे ही आपको चीज़ें याद करनी है और ऐसे ही लॉन्ग लास्टिंग जो चीज़ें हैं याद रहती है। ट्रिक ट्रिक थोड़े समय के लिए जो है सही प्रोसेस है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए ट्रिक ट्रिक कुछ काम नहीं आती। वो कहते हैं ना कि शॉर्टकट से कोई चीज़ नहीं पाई जा सकती, आपको अपनी मेहनत से ही पाना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से याद करके लॉन्ग टाइम के लिए याद करना पड़ेगा। ट्रिक ट्रिक जो है शॉर्टकट की होती है, लॉन्ग टाइम तक नहीं चलती हैं चीज़ें। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 22 में कहा गया भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान किस वित्तीय वर्ष के दौरान जो है शुरू किया गया था? ये किस आएगा भाई? ठीक है, तो ये किस वित्तीय वर्ष के दौरान जो है शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान? तो ये जल क्रांति जो अभियान है कब शुरू किया गया था? 2015-16 के जो है बजट वर्ष के दौरान जो है ये शुरू किया गया था। वित्तीय वर्ष की यहाँ पे बात हुई है। ठीक है, 2015-16 में जल क्रांति अभियान शुरू किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की बात करूं, 23 में कहा गया है गुरु नानक देव जी का जन्म भोई की तलवंडी, राय भोई की तलवंडी वर्तमान नानक ननकाना साहिब में कब हुआ था? कब हुआ था? 1469 में हुआ था। कहाँ पर है 1469? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये पहले गुरु भी थे, जो गुरु नानक देव थे ये पहले गुरु भी थे। और उसके बाद जो है सभी गुरु को आपको याद रखना है, एक बार जो है इनका याद रख लेना, कहीं से भी पढ़ लेना। मैं आपको बता देता हूँ पहले गुरु कौन थे। पहले गुरु थे गुरु नानक जी। दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद जी थे। तीसरे गुरु कौन थे? गुरु अमरदास जी थे। चौथे गुरु कौन थे? गुरु रामदास जी थे। पांचवें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। छठे गुरु कौन थे? तो छठे गुरु जो थे ये हरगोविंद थे। हाँ ठीक है, छठे गुरु हरगोविंद थे। सातवें गुरु हर राय थे। आठवें गुरु हरकिशन थे। नौवें गुरु तेग बहादुर थे। और 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, ये 10 के 10 गुरु जो है आपको याद रखने हैं। कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, वैसे सीक्वेंस वाइज नहीं पूछेगा कि कौन सा नंबर पे क्या आएगा। ठीक है, ये आपको जो है याद रखने पड़ेंगे थोड़े। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 की बात, और एक और चीज़ याद रखना, इनके अंदर जो है 2 गुरु ऐसे हुए हैं, इन 10 गुरुओं के अंदर जो है 2 गुरु ऐसे हुए हैं जिनको मुगल साम्राज्य के जो बादशाह थे उनके द्वारा जो है मार दिया गया था। कौन कौन थे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहले थे मुगल सम्राट जहांगीर। ठीक है, मुगल सम्राट जहांगीर ने जो है किसको मरवाया था? तो सिख धर्म के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव। ठीक है, अर्जुन देव को जो है इन्होंने मरवाया था। ठीक है, ये दोनों याद रखना, पूछे जाते हैं। अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवाया था, उसके बाद एक को मरवाया था औरंगजेब ने। मुगल सम्राट थे औरंगजेब।
औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी। ठीक है। औरंगजेब ने जो है किस सिख धर्म के जो गुरु थे उनको मरवाया था? तो ये जो सिख धर्म के गुरु थे, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, 9वें गुरु थे ये तेग बहादुर, इनकी हत्या करवाई थी। ठीक है, तेग बहादुर जी की जो है हत्या करवाई थी। ये दो ऐसे गुरु थे सिख धर्म के जिनको जो है मौत के घाट उतार दिया गया था मुगल बादशाहों के द्वारा, जहांगीर, औरंगजेब। आप जानते हैं ना जहांगीर किसका पुत्र था? जहांगीर अकबर का पुत्र था। अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं का पुत्र था। हुमायूं किसका पुत्र था? बाबर का पुत्र था। एक बार मैं सीक्वेंस आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो है बाबर आएगा। बाबर ने किसकी स्थापना की थी? 1526 में एक युद्ध लड़ाया था जिसका नाम था पानीपत की पहली लड़ाई। ठीक है, पहली लड़ाई लड़ी थी और इसने किसको हराया था? तो इसने हराया था इब्राहिम लोधी को हराया था। ठीक है, लोधी को हराया था इसने। और बाबर ने जो है मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। इसके बाद बाबर के बाद कौन आएगा? हुमायूं आएगा। हुमायूं के बाद कौन आएगा? अकबर आएगा। अकबर के बाद कौन आएगा? जहांगीर आएगा। जहांगीर के बाद कौन आएगा? शाहजहां आएगा। और शाहजहां के बाद कौन आएगा? औरंगजेब आएगा। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी और 1707 से ही जो है मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। पतन शुरू हो गया था। ठीक है, और एक चीज और याद रखेंगे, मुगल साम्राज्य के अंदर जो औरंगजेब था, औरंगजेब जो है बहुत ही कट्टर किस्म का आदमी था। लेकिन फिर भी कट्टर होने के बावजूद भी जो है औरंगजेब की सेना के अंदर 33% जो है हिंदू सेनापति जो है काम करते थे। ठीक है, ये चीजें भी जो है आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम बताइए। ठीक है, 16वीं जो अध्यक्ष हैं लोकसभा अध्यक्ष की यहाँ पे बात हुई है, तो ये कौन सी थी? सुमित्रा महाजन हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी थी ये, सुमित्रा महाजन जो है 16वीं अध्यक्ष थी लोकसभा की। अब लोकसभा की बात हुई है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं, अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है ये? अनुच्छेद 79, 80, 81, 81 के अंदर आता है हमारा लोकसभा। ठीक है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? महिला अध्यक्ष तो ये थी मीरा कुमार। मीरा कुमार। ठीक है, और ये कौन से नंबर की थी? 15वें नंबर की थी। ठीक है, 16वें पे कौन बनी थी? 16वें में ये सुमित्रा महाजन बनी थी। ठीक है, ये भी चीजें जो है आप याद रखेंगे। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष देख लेना भाई, 15वीं। ठीक है ना, 2009। ठीक है, वर्तमान में शायद ओम बिड़ला है मेरे हिसाब से, अभी वर्तमान में 2025 में ओम बिड़ला। एक बार प्लीज़ आप करेक्ट कर दीजिएगा, ओम बिड़ला। ठीक है ना, ओम बिड़ला ही थे अभी रिसेंटली। तो ये चेंज हुए हैं क्या, बताना आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे चले तो क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया भारत में दोनों सदनों द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक के डैश अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं। तो जो भारत के दोनों सदनों के अंदर जितने भी जो हैं प्रस्तुत किए जाते हैं या फिर पारित किए जाते हैं विधेयक, आप सभी जानते हैं विधेयक जो होता है, जो पहले कोई भी जो चीज़ होती है वो विधेयक होती है। ठीक है, विधेयक, लेकिन अंत में जाते जो फाइनल डिसीजन आता है उसके बाद ये कानून बन जाता है। तो यही इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, किसके सिग्नेचर या फिर किसकी सहमति के बाद जो है कोई विधेयक कानून बन जाता है? तो किसकी मंजूरी के बाद बनता है? तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही जो है वो विधेयक के राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकता है, यानी कि कानून बन जाता है भाई। जब राष्ट्रपति उस विधेयक पर मंजूरी दे देता है, साइन कर देता है ना, तो वो एक विधेयक जो होता है वो फिर कानून बन जाता है, जो कि पूरे भारत पर लागू होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अनुच्छेद 143 के अंदर, अनुच्छेद 143 क्या कहता है?
अनुच्छेद 143 कहता है कि भाई जो राष्ट्रपति होता है वो सलाह मशवरा कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ना, वो उसको 143 अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो सलाह दे सकते हैं, लेकिन सलाह दे सकते हैं, लेकिन कोई वो जो सलाह देंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो सलाह देंगे राष्ट्रपति को, वो कोई मैंडेटरी नहीं होगी कि भाई राष्ट्रपति को माननी ही माननी होगी। ये राष्ट्रपति के विवेकाधीन के आधारित है कि वो उसको माने या फिर ना माने, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है, डैश में स्थित चैलेंजर डीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। तो कहाँ पर स्थित है भाई ये चैलेंजर डीप, जिसको पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु जो है माना जाता है। तो ये कहाँ पर अवस्थित है भाई, तो ये हो जाएगा डी, मैरियाना खाड़ी। मैरियाना ट्रेंच की जो है यहाँ पे बात हुई है, और मैरियाना जो ट्रेंच है ये कहाँ पर अवस्थित है, प्रशांत महासागर में ये अवस्थित है, ठीक है। प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर में ये मैरियाना ट्रेंच अवस्थित है, यानी कि मैरियाना खाड़ी जो है प्रशांत महासागर के अंदर अवस्थित है। उसके बाद हम देख लेते हैं जावा खाड़ी, यानी कि जावा ट्रेंच की बात करें तो इसे जो है सुंडा ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। अब सुंडा ट्रेंच, ठीक है, सुंडा ट्रेंच यानी कि सुंडा खाड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। और ये कहाँ पर अवस्थित है, हिंद महासागर में ये अवस्थित है, ठीक है, हिंद महासागर। हिंद महासागर में ये अवस्थित है, और यह इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीपों के पास है। ये जरूरी नहीं है, बस आपको ये याद रखना है। सुंडा ट्रेंच यानी कि जावा खाड़ी कहाँ पर अवस्थित है, हिंद महासागर के अंदर अवस्थित है। उसके बाद हम किसकी बात करें, लेक आयर की बात करें। लेक आयरे की बात करें तो ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर अवस्थित है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अवस्थित है ये, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अवस्थित है। और यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे निचला बिंदु भी है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद क्या कर याद रखेंगे, प्यूर्टो रिको खाड़ी। तो ये प्यूर्टो रिको खाड़ी कहाँ पर अवस्थित है, कैरेबियन सागर और अटलांटिक सागर की सीमा जो है ना वहाँ पर अवस्थित है। ये कहाँ पर अवस्थित है, कैरेबियन सागर और अटलांटिक सागर, कैरेबियन और अटलांटिक अटलांटिक सागर, इन दोनों की सीमा के ऊपर अवस्थित है ये, ठीक है। ये भी जो है जानकारी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया MRTP अधिनियम 1969 में निम्नलिखित में से MRTP का कौन सा पूर्ण रूप सही है। तो MRTP का जो है फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है, तो MRTP का फुल फॉर्म हो जाएगा मोनोपोलिस रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी MRTP की, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया है 2019 में निम्नलिखित में से किस रोग के लिए US FDA ने पहली वैक्सीन डेंग वैक्सिया को जो है मंजूरी दी थी। तो ये वैक्सीन का नाम है भाई डेंग वैक्सिया है या फिर डेंगू वैक्सिया है, ये मेरे को डेंगू वैक्सिया लग रहा है, देख लेना। कुछ भी हो, डेंगू वैक्सिया एक ही चीज़ है। 2019 में जो है किस रोग के लिए जो है US FDA ने पहली वैक्सीन डेंगू वैक्सिया को जो है मंजूरी दी थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डेंगू एक ही रिलेटेड है, डेंगू वैक्सिया डेंगू से ही रिलेटेड है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए भाई, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन हो जाएगा 18 21 साल हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए जो है मिनिमम आपकी 21 साल की जो है एज होनी चाहिए। पंचायती राज के बारे में बता दूं तो ये पंचायती राज का अर्थ होता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। अच्छा, आपको पता है जो हमारा ये स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है ना, ये इसका जो अर्थ हो जाएगा। अब हमारा जो स्थानीय स्वशासन है इसका जनक किसके माना जाता है, रिपन को माना जाता है, ठीक है।
रिपन को स्थानीय स्वशासन का जो है जनक माना जाता है और यह 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है लागू किया गया था, यानी कि इसको वैधता प्रदान की गई थी। आप याद रखना, 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 और 74वां संवैधानिक संशोधन 74वां संवैधानिक संशोधन 1993 किससे रिलेटेड है? तो ये जो है नगर निगम और नगर पालिकाओं से रिलेटेड है। ठीक है, इनके बारे में आप ये याद रखेंगे। और आप क्या याद रख सकते हैं, भारतीय संविधान में भाग 9 के अंदर जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, और क्या याद रख सकते हैं, और आप याद रख सकते हैं अनुच्छेद 40 आवश्यक, बाकी कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, इसकी जो पंचायत राज की जो समितियां हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, कौन कौन सी रिलेटेड समितियां? बलवंत राय, ठीक है, बलवंत राय जो मेहता समिति थी ये कब जो है बनाई गई थी? 1957 में बनाई गई थी। ठीक है, 1957 में। उसके बाद आएगी अशोक मेहता समिति। तो ये बलवंत राय से याद आ रहा है, ये घायल फिल्म नहीं है भाई, देखी है क्या किसी ने सनी देओल की घायल मूवी? बड़ी फेमस है घायल मूवी। ये ऐसे ही इंटरेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ बस आपको। ठीक है ना, घायल मूवी में होता है ना, वो सनी देओल चिल्लाता है उसको, बलवंत राय के जो भी बोलता है डायलॉग बोलता है ना। ठीक है, कभी देखना, कभी इंटरेस्ट में टाइम पास भी क्या करो यार, फिल्में वगैरह भी देखा करो। ठीक है, उसके बाद आती है अशोक मेहता समिति। ये कब गठित की गई थी? 1977 में की गई थी। ठीक है, उसके बाद आएगी हनुमंथा राव समिति। हनुमंथा राव समिति ये कब हुई थी? समिति, तो हनुमंता राव जो समिति थी ये 1983 में आई थी। उसके बाद क्या आई थी? जीवी के राव समिति। जीवी के राव समिति आप लगा लेना, तो ये आई थी जीवी के राव समिति 1985 में। उसके बाद आई थी 1986 में, 1985 में एक आई थी 1986 में, ये कौन सी थी? एल एम सिंघवी। ठीक है, ये समितियां जो है किससे रिलेटेड है? ये समितियां जो है पंचायती राज से संबंधित हैं। ठीक है, और बलवंत राय जो समिति थी इसने त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज को बनाने की सिफारिश की थी। ठीक है, और भारत की जो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था है कब जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी, और कब की थी? 1959 में की थी, राजस्थान के नागौर जिले से। ठीक है, ये भी चीज़ें जो है आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं है? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह। ये तीनों तो इंपॉर्टेंट पर्सन थे भाई। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भगत सिंह का जो संबंध है वो काकोरी रेलगाड़ी डकैती से संबंध नहीं है। और ये काकोरी जो रेल कांड था ये कब हुआ था? काकोरी रेल कांड, एक ही बात है, रेल कांड या फिर डकैती कुछ भी लगा लो। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को ये घटना हुई थी। और ये जो राम प्रसाद बिस्मिल थे ना, राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने जो है इस घटना का नेतृत्व किया था। ठीक है, ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। हम्पी को डैश द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? किसने किया था भाई? ये यूनेस्को ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात यूनेस्को की हुई है तो यूनेस्को की जो फुल फॉर्म, यूनेस्को की जो है फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे। स्थापना मैं बता देता हूँ, 16 नवंबर 1945। ठीक है, 16 नवंबर 1945 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? पेरिस के अंदर हो जाएगा। ठीक है, पेरिस फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या याद रख सकते हैं? और क्या याद रख सकते हैं? और कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। ठीक है, आईएमएफ की स्थापना मैं बता चुका हूँ। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना को हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? 1944 को जो है आईएमएफ की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32 पर। 32 में कहा गया भाई विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का, यानी कि 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? वर्ल्ड संगठन, माफ कीजिएगा, विश्व व्यापार संगठन का जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1995 के अंदर, ठीक है। और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर हो जाएगा? जिनेवा में इसका मुख्यालय हो जाएगा, सिर्फ स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, जिनेवा। जिनेवा में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया कौन सा देश भूतपूर्व यूएसएसआर का हिस्सा नहीं था? तो कौन सा देश जो है भूतपूर्व यूएसएसआर का जो है हिस्सा नहीं था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड जो है यूएसएसआर का हिस्सा नहीं था। यूएसएसआर के बारे में जो है प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। यूएसएसआर की जो स्थापना थी ना, कब हुई थी? ये रूसी क्रांति के दौरान हुई थी। और जो इसका विघटन था वो कब हुआ था? तो इसका जो विघटन था 1991-92 के आसपास जो है यूएसएसआर का विघटन भी हो गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया इसरो ने IRS डाटा प्राप्त करने के लिए अपने अंटार्कटिका के भारतीय स्टेशन में डैश की स्थापना की है। तो भारत की भारतीय स्टेशन जो है आप सभी जानते हैं अंटार्कटिका के अंदर भारतीय स्टेशन मौजूद हैं। और इसकी स्थापना, इसके अंदर जो है किसकी स्थापना की है इसरो ने IRS डाटा को प्राप्त करने के लिए? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि AGEOS की जो है स्थापना की थी। बाकी इसरो के बारे में जो है मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। 35 की बात करूँ तो निम्नलिखित में से किस 2019 में विदेशियों को प्रदान किस विदेशी 2019 में विदेशियों को प्रदान किए जाने वाले मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो निम्नलिखित में से किसे आएगा? ये निम्नलिखित में से किसे 2019 में विदेशियों को प्रदान किए जाने वाले मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को जो है वर्ष 2019 में जो मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उससे सम्मानित किया गया था, ठीक है। 36 में क्या कहा गया? निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है? अभी मैं ऊपर बता के आया हूँ, उड़ीसा के जो है पुरी जिले में ये अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये किसने करवाया था? गंग वंश का शासक था, गंग वंश का शासक कौन था? तो ये थे नरसिंह देव प्रथम, नरसिंह देव प्रथम, ठीक है। इनके द्वारा जो है ये मंदिर का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर कब स्थापित किया गया था? तो नेशनल इंफॉर्मेटिक NIC की यहाँ पे बात हो रही है। NIC को जो है कब स्थापित किया गया था? इसका एस्टेब्लिशमेंट जो ईयर है वो पूछा जा रहा है। तो 1976 में जो है इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। 1976 में जो है इसको स्थापित किया गया था। 38 की बात करूँ तो यहाँ पे सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर अवस्थित है ये, राजस्थान। ऑप्शन नंबर कहाँ गया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। तो ये सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान के अंदर अवस्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान था इसको जो है 1955 में जो है एस्टैब्लिश्ड किया गया था वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में, वन्यजीव अभ्यारण्य, याद रखना ये वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में इसकी स्थापना हुई थी सरिस्का की 1955 के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है 1978 में बाघ अभ्यारण्य इसको घोषित कर दिया गया, 1978 में ना, ठीक है। 1978 में जो है इसको बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। ठीक है। ये जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में अवस्थित है। स्थापना 1955 में हुई थी वन्यजीव अभ्यारण्य के तौर पर। बाघ अभ्यारण्य कब घोषित किया गया? 1978 के अंदर, ठीक है। और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क का जो दर्जा है
वो इसको कब मिला, वो मिला 1990 में। ठीक है, ये तीनों जो ईयर है ये याद रखना सरस का राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे आपसे डिस्कस किए हैं। आई होप आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। बस आपको सिर्फ इतना करना है, वीडियो को लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करना है। शेयर इसलिए करना है ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके, और लाइक भाई सिर्फ मेरे लिए करना है क्योंकि यही मेरे लिए जो है मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ही सब्सक्राइब करना, वरना कोई ज़्यादा जरूर कोई वो नहीं है भाई कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करो, इसलिए करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ही आप जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। अदरवाइज बहुत सारे जो हैं चैनल आपको मिल जाएंगे नॉलेज वाले, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। बस आपको नॉलेज लेनी है भाई, सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेने के लिए आप पढ़ रहे हो तो कहीं से भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, लगातार तैयारी करते रहो। और पीडीएफ के लिए आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहीं से जो है आपको सारी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी। ठीक है, कोई भी डाउट क्वेरी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।